Hello and welcome to another episode of India. नमस्कार और इंडिया एंड ग्लोबल लेफ्ट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप इस शो में नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं। साथ ही YouTube सदस्य बनने, संरक्षक बनने या विवरण बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से थोड़ी सी राशि दान करने पर भी विचार करें। अब मैं आज रात के हमारे अतिथि राजदूत चार्ल्स फ्रीमैन का स्वागत करना चाहूँगा। राजदूत फ्रीमैन एक पूर्व अमेरिकी राजनयिक, लेखक और भू राजनीतिक विश्लेषक हैं। राजदूत फ्रीमैन इंडिया एंड ग्लोबल लेफ्ट में आपका दोबारा स्वागत है। Welcome back to India and Global Left. Thank you. धन्यवाद ज्योतिष, आपके साथ होना अच्छा लग रहा है ब्रो। और There's a lot going on. Yeah, we had you on last time. हाँ, पिछली बार आप हमारे साथ थे, लगभग 10 दिन पहले, अगर मैं गलत नहीं हूँ, और आपने कहा था कि युद्ध अवश्यंभावी है। लेकिन अंत में आपने ये भी कहा था कि काश हम किसी और विषय पर मिलकर बात कर पाते, क्योंकि ये सब बहुत निराशाजनक है। दुर्भाग्यवश मुझे आपको एक और ईमेल भेजनी पड़ी, ये कहते हुए कि मैं आपसे फिर बात करना चाहता हूँ। तो अगर आप बता सकें तो पिछले 8 दिनों में जो कुछ हुआ है, विशेष रूप से इस संघर्ष के संदर्भ में, is your point things are great? The last 8 days or so insofar as the conflict. Yeah, well, let me describe what I think is happening. मैं बताता हूं कि मुझे क्या लगता है कि हो रहा है। December 29th, there was a meeting मूल रूप से 29 दिसंबर को प्रधानमंत्री नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच फ्लोरिडा में ट्रंप के क्लब मारे लागो में एक बैठक हुई थी। and at that meeting they agreed. उस बैठक में उन्होंने ईरान पर हमले पर सहमति जताई। Therefore, the negotiations इसलिए जनवरी और फरवरी में जो वार्ताएं हुईं वे एक दिखावा थीं। वे फिर से उस हमले के लिए सेनाओं को संगठित करने की आड़ थीं, जो अंततः 48 फरवरी को शुरू किया गया। the यह हमला इजरायली रणनीति के अनुरूप है। of Israeli strategy. कोई अमेरिकी रणनीति नहीं है, सिर्फ एक अमेरिकी अभियान योजना है जो इजरायली रणनीति को लागू करने के लिए बनाई गई है। The Israeli strategy. इजरायली रणनीति का उद्देश्य ईरान को तबाह करना है, उसे पश्चिम एशिया में प्रभाव के लिए एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में समाप्त करना है, और इस प्रकार ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है, जो यूफ्रेट से नील तक के क्षेत्र को एक यहूदी प्रबंधित राज्य के रूप में देखता है, संभवतः एक रंगभेदी राज्य के रूप में, जैसा कि स्वयं इजराइल है। State, presumably an apartheid state, as Israel itself is. So that's the theory. तो यही सिद्धांत That's है, the strategy. यही रणनीति है। It's part of a यह एक दीर्घकालिक योजना का हिस्सा है। Prime Minister Netanyahu. प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने खुले तौर पर स्वीकार किया है कि पिछले 40 वर्षों से उनका यह सपना रहा है कि कोई अमेरिकी राष्ट्रपति मिले जो उनके आदेशों का पालन करने को तैयार हो, Donald Trump, he's found that man. और डोनाल्ड ट्रंप में उन्हें वह व्यक्ति मिल गया। US side, अमेरिकी पक्ष की अभियान योजना वास्तव में ईरान पर बहुत तीव्र हमलों की श्रृंखला पर आधारित है। set of strikes ईरान में कई लक्ष्यों पर, जिसका उद्देश्य ईरान की इस क्षमता को नष्ट करना है कि वह इजरायल के साथ युद्ध कर सके। Iran's capacity. लेकिन मेरी दृष्टि में वह अभियान योजना असफल हो रही That है, campaign plan, in my क्योंकि ईरानियों ने पिछले 20 वर्षों से उनके खिलाफ हवाई हमले की तैयारी कर spent रखी है। 20 years preparing for an air campaign. जब उन्हें लगता है कि उन पर हमला होने वाला है, When तो वे उन संवेदनशील सामग्रियों या उपकरणों को जो हमले में नष्ट हो सकते हैं, छिपे हुए स्थानों पर स्थानांतरित कर देते हैं। might be destroyed in an attack to hiding places. Now let me talk about the Iranian strategy. Because अब मैं ईरान की रणनीति के बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि उनके पास वास्तव में एक रणनीति है। sick and tired of continuing पहला बिंदु यह है कि वे लगातार उकसावे, हत्याओं, हमलों और उन वार्ताओं से तंग आ चुके हैं जो अचानक हमलों के लिए एक आवरण का काम करती हैं, और अब वे सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं। वे एक ऐसी रणनीति अपना रहे हैं जो तब तक नहीं रुकेगी जब तक वे अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते, और वह लक्ष्य है इजराइल को तबाह करना। दूसरे शब्दों में, इजराइल से अस्तित्वगत खतरा मिलने के बाद अब वे स्वयं इजराइल के लिए अस्तित्वगत खतरा बन गए हैं। माफ कीजिए, मैं पहले वॉशिंगटन में कमेटी फॉर द रिपब्लिक नामक समूह का अध्यक्ष था, और लगता है उन्होंने अजीब समय पर मुझे फिर से शामिल करने का फैसला किया है। खैर, आप वह सब हटा सकते हैं, मुझे उम्मीद है। चलिए मैं वापस आता हूँ। got all that out, I hope. Let me go back. So the Iranian strategy is basically तो ईरान की रणनीति मूल रूप से मोहम्मद अली की रोपेड डोप पद्धति पर आधारित है, यानी जितनी सजा सह सकते हो सहो, अफगानिस्तान या वियतनाम की तरह व्यवहार करो
और सही समय का इंतजार करो। अपनी क्षमताओं को तब तक छिपाए रखो जब तक दूसरी तरफ पूरी तरह थक न जाए, और फिर निर्णायक प्रहार करो। यहाँ हम उस फेज के जून युद्ध से एक परिचित पैटर्न देखते हैं। ईरान ने युद्ध की शुरुआत अपने सबसे कम उन्नत गोला बारूद का इस्तेमाल करके की है, ताकि इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका की अवरोधन और रक्षा क्षमताओं को कमजोर किया जा सके। और अगर जून युद्ध कोई संकेत है, तो लगभग 10 या 12 दिनों में इजराइल वास्तव में अपनी रक्षा करने की क्षमता खो देगा। उसके थोड़ी ही देर बाद अमेरिका के पास भी गोला बारूद की कमी होगी। क्यों? क्योंकि हर अवरोधन प्रयास में कम से कम 2 या 3 और कभी-कभी दर्जन भर या उससे अधिक अवरोधक दागे जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक बहुत महंगा होता है और सीमित मात्रा में उपलब्ध होता है। इसलिए अवरोधन क्षमताओं का भंडार तेजी से घट रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका अब दक्षिण कोरिया में स्थित प्रणालियों थैड, पैट्रियट और जापान में मौजूद प्रणालियों को तोड़कर इस पश्चिम एशिया के युद्ध के लिए घटते हुए रसद समर्थन की पूर्ति करने लगा है। ईरान ने अभी तक अपने हाइपरसोनिक हथियारों का उपयोग शुरू भी नहीं किया है, जो भूमिगत भंडारण में रखे हुए हैं और सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज की सबसे महत्वपूर्ण घटना के बारे में बात करते हैं। ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियान ने उस 3 सदस्यीय शासकीय परिषद की ओर से जो मारे गए सर्वोच्च नेता अली खामेनी की जगह आई है, खाड़ी सहयोग परिषद के देशों कुवैत, बहरीन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान से उन पर हुए हमलों के लिए माफी मांगी है। उनका दावा है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि सर्वोच्च नेता पर हमले के बाद ईरान ने जानबूझकर अपनी सैन्य कमान को विकेंद्रीकृत कर दिया था और कुछ लोग बिना अनुमति के हमले कर रहे थे। ये सच नहीं है, लेकिन ये खाड़ी अरब देशों को वह बहाना देने का बहुत चतुर तरीका है जिसकी उन्हें पेजेशकियान की शर्तें मानने के लिए जरूरत है। वैसे यह युद्ध से लगभग रात इजरायली वायुसेना द्वारा सर्वोच्च नेता पर हमले शुरू हुआ था। An attack on the supreme leader by the Israeli Air Force. It was immediately responded to by Iran, which knocked out. इसका तुरंत जवाब ईरान ने दिया, जिसने क्षेत्र में तैनात अधिकांश रडार प्रणालियों और अन्य उपकरणों को निष्क्रिय कर दिया। कुछ सबूत हैं कि सभी 5 थैड रडार, थिएटर हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस रडार नष्ट कर दिए गए। कतर के अलुदीद में स्थित $1.1 अरब का रडार नष्ट हो गया या गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुआ। उन्होंने न केवल क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका की आंखें और कान बंद कर दिए, बल्कि उन प्रतिष्ठानों में से कम एक चीन और रूस की ओर भी लक्षित था। इस प्रकार उस दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका निर्णायक रूप से कमजोर हो गया है। अमेरिकी ठिकाने सैन्य रूप से अकार्यक्षम हो गए, कर्मियों को होटलों में स्थानांतरित किया गया और फिर ईरान ने उन होटलों पर हमला किया। Iran then followed up by attacking the hotels. So what is going on here is a very यहाँ जो हो रहा है वो एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है, जिसमें कूटनीति और बल दोनों को मिलाकर खाड़ी के अरब देशों को ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि वे अपने क्षेत्र में अमेरिकी ठिकाने रखने का जोखिम नहीं उठा सकते, क्योंकि उनकी रक्षा करने के बजाय ये ठिकाने उन्हें हमले के लिए असुरक्षित बना देते हैं। और ईरान इससे भी आगे बढ़ गया है। उसने खुलेआम उनके तेल और गैस उत्पादनताओं को नष्ट करने की धमकी दी है। उसने होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद कर दिया है। मैं उस पर बाद में लौटूंगा। सैन्य हमलों के साथ साथ, हालांकि मैं यहाँ अनुमान लगा रहा हूँ, विभिन्न जीसीसी राजधानियों रियाद, अबू धाबी, दोहा, कुवैत आदि और ईरानियों के बीच ईरान के हमले रोकने की शर्तों पर बहुत गहन बातचीत हुई होगी। तो अब उन्होंने इस शर्त पर हमले रोक दिए हैं कि इन ठिकानों में से कोई भी उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये खाड़ी अरब देशों के सामने ईरान का आत्मसमर्पण है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वास्तव में यह एक युद्ध विराम है और इसमें शायद, मैं यहाँ अनुमान लगा रहा हूँ, खाड़ी अरब देशों की ये प्रतिबद्धता शामिल है
कि वे न केवल इन ठिकानों का अमेरिका द्वारा ईरान के खिलाफ उपयोग रोकेंगे, बल्कि युद्ध समाप्त होने के बाद, जिसका निर्णय मेरा मानना है, ईरान करेगा, न कि इजराइल या संयुक्त राज्य अमेरिका, वे उन ठिकानों को हटा देंगे। इस तरह ईरान अपना एक दीर्घकालिक लक्ष्य प्राप्त कर रहा है, खाड़ी से अमेरिकी सैन्य उपस्थिति को समाप्त करना। यही मेरी स्थिति की व्याख्या है। समय ही बताएगा कि ये व्याख्या सही है या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ऑकहम का सिद्धांत, जो कहता है कि सबसे सरल व्याख्या ही आमतौर पर सबसे सही होती है, ये संकेत देता है कि यही हुआ है। अब होर्मुज जलडमरू मध्य बंद हो गया है। इसे नौसैनिक बलों ने बंद नहीं किया। ईरानी नौसेना का अधिकांश हिस्सा डूब चुका प्रतीत होता है, जिसमें एक ईरानी क्रूजर भी शामिल है, जो भारत के साथ एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भाग ले रहा था और जिसे श्रीलंका के तट के पास एक अमेरिकी पनडुब्बी ने डुबो दिया, जबकि मेरी समझ के अनुसार अमेरिकी नौसेना भी उसी अभ्यास में शामिल थी। तो यह एक युद्ध अपराध था, अनुचित नहीं, लेकिन इसका प्रभाव यह हुआ कि इसने ईरान के युद्ध के वैश्वीकरण को वैधता दे दी, यानी अब उसे केवल क्षेत्र तक सीमित रहने की आवश्यकता नहीं है। यही कारण है कि यह बहुत खतरनाक है। अब होर्मुज जलडमरू मध्य हूती विद्रोहियों द्वारा लाल सागर की नाकेबंदी के मॉडल पर बंद किया गया है। वह भूमि से संचालित पहली सफल समुद्री नाकेबंदी थी। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को जमीनी स्तर पर बंद करने की तैयारी में 20 साल लगाए हैं, और जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन को बीमा प्रदान करने के लिए आगे आने का निर्देश दिया है, क्योंकि अब ये बीमा अन्य स्रोतों से उपलब्ध नहीं है। उनके पास ऐसा करने के लिए न तो कानूनी अधिकार है और न ही धन। इसलिए मुझे लगता है कि ये एक खोखला कदम है, हालांकि वे बीमा कंपनियों के साथ बातचीत में हैं। दूसरा, उन्होंने यूएस नेवी को आदेश दिया है कि वे उन टैंकरों को एस्कॉर्ट करें जो नाकाबंदी को तोड़ने की हिम्मत करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि यूएस नेवी के पास न तो पर्याप्त जहाज हैं और न ही वह क्षमता जो ईरानी तट से जलडमरू मध्य को कवर करने वाली जमीनी मिसाइलों और तोपखाने के खिलाफ ऐसा कर सके। तो यह वह छोटी विजयी युद्ध नहीं है जिसकी कल्पना डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। उन्होंने कई उद्देश्यों का उल्लेख किया है, जिनमें से कुछ एक दूसरे से विरोधाभासी हैं। इस युद्ध के लिए कोई स्पष्ट स्पष्टीकरण नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि यह ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने के लिए है, लेकिन हमने सर्वोच्च नेता को मार दिया, जो इस मुद्दे पर एकमात्र रोक थे। उनके नीचे ईरान में बाकी सभी लोगों ने, लगता है, यह तय कर लिया है कि निवारक उद्देश्य से परमाणु हथियार होना चाहिए, और वे उत्तर कोरिया के उदाहरण की ओर देखते हैं, जिसने अधिकतम दबाव का जवाब एक आईसीबीएम विकसित करके दिया, जिसमें कई पुनः प्रवेश वाहन, परमाणु वारहेड और छल उपकरण थे, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में कहीं भी प्रहार कर सकते हैं। शायद यही ईरान का अगला चरण होगा। खैर, ईरान के परमाणु हथियार बनाने के निर्णय में जो बाधा थी वह अब हट गई है, क्योंकि एक तो उस सर्वोच्च नेता की हत्या कर दी गई है जो इसका विरोध कर रहे थे, और दूसरा वह फतवा जिसने ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोका था, उसमें अपवाद था कि अगर इस्लामी गणराज्य के अस्तित्व को खतरा हो तो ये अनुमति दी जा सकती है, और अब ऐसा ही स्पष्ट रूप से हो रहा है। दूसरा उद्देश्य कथित तौर पर इजराइल के खिलाफ ईरान की मिसाइल क्षमताओं का मुकाबला करना था, और यहाँ तर्क बहुत उलझा हुआ रहा है। इजरायली हमले की पूर्व संध्या पर, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका का समर्थन प्राप्त था, यह एक इजरायली अमेरिकी युद्ध है, न कि अमेरिकी इजरायली युद्ध। मेरा मतलब है, मुख्य पहल करने वाला पक्ष इजराइल है, और ईरान ये जानता है। यही कारण है कि वो इजराइल में तबाही मचाने पर केंद्रित है, और मैं उस पर आगे आऊंगा। इस युद्ध के शुरू होने से पहले वॉशिंगटन में कुछ लोग ये तर्क दे रहे थे कि हमें इजरायलियों को पहले कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए,
ताकि हम ये दावा कर सकें कि हम वास्तव में ईरानी प्रतिशोध के जवाब में रक्षात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। यह उलझा हुआ तर्क मार्को रूबियो के बयानों में झलकता था और फिर एक दिन बाद उन्हें पूरी तरह पलटना पड़ा और कहना पड़ा नहीं नहीं नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नहीं, ये युद्ध इजराइल ने शुरू नहीं किया, मैंने किया, इसका श्रेय मैं लेता हूं। तो हम देखते हैं कि अमेरिकी अधिकारी सोवियत युग के नौकरशाहों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, तर्क को प्रेजल जैसी उलझनों में मोड़ते हुए और पल भर में अपने ही बयानों से पीछे आनो सीस बिना किसी झिझक के। और कोई ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या अंततः श्री रूबियो का हश्र वही होगा जो सोवियत विदेश मंत्री मोलोटोव का हुआ था, यानी बाहरी मंगोलिया में किसी जल विद्युत परियोजना पर तबादला। Reassignment to a hydroelectric project in Outer Mongolia. Perhaps Mr. Rubio will end up. शायद मिस्टर रूबियो अंत में तिजुआना में या शायद सैन डिएगो में नींबू पानी का ठेला चलाते हुए नजर आएंगे। खैर, इस सब के बीच मुझे ये जोड़ना चाहिए कि ट्रंप प्रशासन क्यूबा सरकार को विनाश की धमकी दे रहा है, तो यहाँ एक तरह की निरंतरता दिखाई देती है। हाल ही में पुनर्नामित युद्ध विभाग की क्रूरता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। अब मैं अंत में इस मुद्दे पर आना चाहता हूं कि इजराइल में क्या हो रहा है। सबसे पहले हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि इजरायली सैन्य सेंसरशिप बहुत प्रभावी है। ये केवल इसलिए प्रभावी नहीं है क्योंकि इसे इजराइल के लोगों पर सख्ती से लागू किया जाता है, बल्कि इसलिए भी कि जायनिस्ट उन्मुख अमेरिकी मीडिया इसका सम्मान करता है। इसलिए जब इजराइल कुछ कहता है तो वे बस उसे आज्ञाकारी रूप से दोहरा देते हैं। जब उस पर सवाल उठाया जाता है तो वे कहते हैं, खैर, हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते। इसी वजह माया और किम्बिया में हमें अभी की जंग खाइटिंग के तौर के वास्तव में इजराइल में क्या हुआ। In the mainstream media about what is happening in Israel. There is an interesting clip from भारतीय पत्रकार ब्रजमोहन का एक दिलचस्प क्लिप है जिसे उन्होंने अभी एक्स पर पोस्ट किया है। इसमें वे दिखा रहे हैं कि अन्य स्रोत क्या कह रहे हैं, यानी कि आने वाली ईरानी मिसाइलों को रोकने के प्रयास असफल हो रहे हैं। नुकसान बहुत व्यापक है। मुझे याद है कि जून के युद्ध में इजराइल में 408 इमारतें नष्ट हो गई थीं और कई इजरायली अब भी बेघर हैं। यह स्थिति अब उससे कहीं अधिक गंभीर है। श्री मोहन अपने छोटे से क्लिप में काफी घबराए हुए लगते हैं और यह भी साफ दिखता है कि उन्होंने नवीनीकरण कराया है। उनके माथे के बीच में एक लाल निशान है। भारत की स्थिति बहुत कमजोर है। उसके पास लगभग कोई रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार नहीं है। मेरा मानना है कि भारतीय रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में लगभग 9 या 9.5 दिनों का ही तेल है। $53 दिनों का भंडार है और पान के पास उससे कुछ कम, लेकिन फिर भी वो 600 कहीं अधिक है। इसलिए ये पूरी तरह स्वाभाविक है कि भारतीय सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका से उस रूसी तेल प्रतिबंध से छूट की मांग की है जो अमेरिका ने लगाया है। रूसी संघ ने भारत को तेल की पुनः आपूर्ति करने की पेशकश की है, जिसे या तो प्रशांत महासागर के रास्ते या अफ्रीका के चारों ओर से पहुंचाना होगा। इसलिए भारत को बिजली कटौती का सामना करना पड़ेगा। जो बिजली कटौती आपने अभी अनुभव की है उसका शायद इससे संबंध न हो, लेकिन हालात काफी कठिन होने वाले हैं। दूसरा प्रभाव यह है कि दुनिया की लगभग आधी खाद की आपूर्ति अभी बंद हो गई है। उत्तरी गोलार्ध में यह बुवाई के मौसम से ठीक पहले हुआ है, इसलिए आगे चलकर हमें खाद्य संकट का सामना करना पड़ेगा। और अगर हम ऊर्जा की स्थिति पर नजर डालें तो कतर को गैस के उत्पादन को रोकना पड़ा है, न केवल निर्यात के लिए बल्कि घरेलू उपयोग के लिए भी। उदाहरण के लिए, कतर में एक नॉर्वेजियन एल्यूमिनियम फैक्ट्री है जिसे बंद करना पड़ा क्योंकि उसे चलाने के लिए गैस उपलब्ध नहीं है। कतर में जो जमीनी संयंत्र तरलीकृत प्राकृतिक गैस का उत्पादन करते हैं वे भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हमें बताया गया है कि उन्हें फिर से चालू करने में कई हफ्ते, शायद महीनों का समय लग सकता है। तो हम ऐसी स्थिति में हैं जहां संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल की दीर्घकालिक महत्वाकांक्षाओं का अनुसरण करते हुए ने एक ऐसा युद्ध शुरू किया है
जो उसके समर्थकों की कल्पना के अनुसार छोटा और विजयी नहीं होगा, बल्कि एक लंबा थकाऊ युद्ध होगा जिसमें औद्योगिक क्षमता, हथियारों का भंडार और रक्षात्मक परिणाम तक का साथ में ये भी कि कौन कितनी क्षति सह सकता है। फिर से मोहम्मद अली और उनकी रोप डोप रणनीति। तुम जानते हो, मैं तुम्हारे सारे मुक्के झेल लूंगा, मैं तुम्हें बस इतना मारूंगा कि तुम थक जाओ, और जब तुम थक जाओगे तब मैं वार करूंगा। यही ईरान की रणनीति है। बेशक ये काम करे या न करे, लेकिन फिलहाल ये काम करती हुई लग रही है। इसलिए मेरा मानना है कि मुख्यधारा की मीडिया और सेंट्रल कमांड के डींग मारने वाले बयानों को सिर्फ एक चुटकी नहीं, बल्कि एक बड़े पत्थर जितने नमक के साथ लेना चाहिए। यही कुछ हद तक स्थिति का सार है, कम से कम जैसा मैं देखता हूं। और निश्चित रूप से मैं गलत भी हो सकता हूं, क्योंकि जानकारी बहुत सीमित है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमें इस युद्ध में अभी केवल 7 या 8 दिन ही हुए हैं। मेरा ख्याल है कि अब तक 7 या 7.5-8 दिन हो चुके हैं, और ये काफी समय तक चलता रहेगा। मुझे लगता है कि शायद अगले हफ्ते के मध्य तक, लगभग 10 यार्ड मार्च के आसपास, हम देखेंगे कि क्या मैं संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल की हाइपरसोनिक मिसाइलों के खिलाफ अपनी रक्षा करने की क्षमता के बारे में सही था या नहीं, जो वैसे भी लगभग ने बराबर है, मूल रूप से समाप्त हो चुकी है। हम पेंटागन से ये सुन रहे हैं कि वे हवाई प्रक्षेपित क्रूज मिसाइलों पर लौटने की बात कर रहे हैं, यानी सैकड़ों मील दूर से खड़े होकर ईरान में लक्ष्यों पर मिसाइलें दागना। लेकिन वहां यह मान लिया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान की वायु रक्षा प्रणाली को नष्ट कर दिया है। मुझे लगता है कि ये अब भी एक खुला सवाल है कि ऐसा हुआ है या नहीं, और इसके 2 कारण हैं। पहला, ईरानियों ने अपनी रोप डोप रणनीति को देखते हुए शायद ये तय किया हो कि उन संसाधनों को बचाने के लिए उन्हें भूमिगत स्थानांतरित कर दिया जाए, ताकि वे रास्ते से हट जाएं और शुरू में अपनी आत्मरक्षा क्षमता को खर्च न करें, जब इजरायली और अमेरिकी क्षमताएं अपने चरम पर हों। इसलिए ये वायु रक्षा क्षमताएं अब भी मौजूद हो सकती हैं, जिन्हें आवश्यकता या उपयुक्त समय पर आगे लाया जा सकता है। दूसरा, वायु युद्ध में युद्ध क्षति का आकलन करना अत्यंत कठिन होता है। मुझे एक मित्र ने नाटो अमेरिकी वायु अभियान की याद दिलाई, जो सर्बिया के खिलाफ चलाया गया था, ताकि सर्बिया को विभाजित कर कोसोवो को उससे अलग किया जा सके। सर्बियाई लोगों के पास जाहिर तौर पर अपनी वायु रक्षा के लिए 17 लॉन्चर थे, और हमने उन 17 में से 64 को नष्ट करने की रिपोर्ट दी थी। तो मेरा मतलब है, मुझे 1990 के खाड़ी युद्ध के दौरान राजदूत के रूप में अपने समय की याद है, जब हमारी वायुसेना और इजरायली वायुसेना लगातार इराकी स्कड लॉन्चरों के नष्ट होने की घोषणा कर रही थी, और बाद में पता चला कि वे वास्तव में नष्ट नहीं हुए थे। हमने ऐसे वीडियो देखे हैं जिनमें मिसाइलें रेत के नीचे से दागी जा रही हैं, यानी वे ऐसे साइलों में हैं जो मिट्टी से ढके हुए हैं, और उनके ऊपर आसमान के बीच बस एक पतली परत है, और फिर अचानक वे उस जगह से निकल आती हैं जो देखने में एक खाली रेगिस्तान लगती है। तो मुझे नहीं पता कि ईरान कुछ चीजें छिपा रहा है या नहीं, लेकिन मुझे शक है कि शायद ऐसा ही है। I wanted to ask you a little bit more about मैं आपसे राष्ट्रपति पेजेशकिन के उस निर्णय या घोषणा के बारे में थोड़ा और पूछना चाहता था, जिसमें उन्होंने खाड़ी देशों पर हमले रोकने की बात कही है, बशर्ते कि उनकी ओर से आगे कोई हमला न हो। मैं सोच रहा हूं कि उन्हें ये निर्णय लेने के लिए क्या प्रेरित करता है। मेरा मतलब है, एक तरफ तो, जैसा आपने कहा, यह अमेरिका और इजराइल पर दबाव डालने की रणनीति है, मैट, जबकि क्षेत्र के बाकी देशों के साथ कूटनीति के रास्ते खोलने की कोशिश भी है। लेकिन यह सवाल भी उठता है कि उन्हें यह उम्मीद किस आधार पर है कि खाड़ी देश इतने स्वतंत्र हैं कि वे खुलकर दोस्ती की दिशा में कदम बढ़ा सकें,
या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका को इस क्षेत्र से बाहर धकेलने की कोशिश कर सकें। or push the United States out of the region. Well, the basic lesson that they're trying to impart मेरा मानना है कि वे जो मूल सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं वह यह है कि ईरान या अन्य हमलावरों के खिलाफ खाड़ी देशों की तथाकथित रक्षा उल्टा असर कर गई है। वास्तव में ऐसा मत करो। वे इन्हीं देशों पर ईरानी हमलों को उचित ठहराते हैं, इसलिए वे सुरक्षा का स्रोत नहीं बल्कि एक कमजोरी है और इसीलिए उन्हें हटाया जाना चाहिए। यही वह मूल संदेश है जिसे ईरान लगातार समझाने की कोशिश कर रहा है। मुझे युद्ध विराम के समय के दो संभावित कारण दिखाई देते हैं। वह एक तरफा युद्ध विराम जो ईरान ने इन देशों के खिलाफ घोषित किया है, न कि संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इजराइल और अमेरिका पर हमले जारी रखेगा, लेकिन अब उसने खाड़ी देशों को इससे बाहर रखा है और ऐसा उसने एक समझदारी भरे, यहाँ तक कि माफी मांगने वाले अंदाज खेर में किया है ताकि उनके युद्ध विराम स्वीकार करने की संभावना बाए। इत्थासर से पेजिशकियन कह रहे हैं हमें वास्तव में उम्मीद है यह सब एक गलती थी। बिल्कुल ये कोई गलती नहीं थी, लेकिन वह उन्हें यह मानने का विकल्प देता है कि यह गलती थी। तो दो संभावनाएं हैं। पहली, खाड़ी देशों और ईरान के बीच कुछ राजनयिक समझौते हुए हैं, भले ही वे दिखाई न दें। खाड़ी देशों ने यह सार्वजनिक रूप से कहा है कि वे अपने ठिकानों का उपयोग ईरान के खिलाफ किसी भी अमेरिकी कार्रवाई के लिए नहीं होने देंगे। और दूसरी, उन्होंने शायद ये भी मान लिया है कि जब युद्ध समाप्त होगा तो वे ठिकाने हटा दिए जाएंगे। इस तरह ईरान ने अपना पुराना लक्ष्य हासिल कर लिया है। यही सबसे संभावित स्थिति है। दूसरे पहलू के रूप में ईरान ने इन ठिकानों पर मुख्यतः ड्रोन का उपयोग किया है। बहुत कम मिसाइलें दागी हैं। वह शायद उन्हें भविष्य में संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल के लिए बचाकर रखना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने खाड़ी अरब देशों को अपना संदेश पहुंचा दिया है। इसलिए कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण विकास है और मैं नहीं मानता कि ये, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, खाड़ी अरब देशों के सामने ईरान का आत्मसमर्पण है। मुझे खुद घोषणा से कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि हाल के दिनों में मेरा आकलन यही था कि ईरान बहुत ही सतर्कता से काम कर रहा था, यहाँ तक कि जब वह हमले कर रहा था, यहाँ तक कि होटलों पर हमलों में भी। उन्होंने आकर इसे ये कहकर सही ठहराया कि ओह, हमने सिर्फ उन होटलों पर हमला किया क्योंकि वहाँ अमेरिकी कर्मी शरण लिए हुए थे। You had accepted gambling Missoud fast spread, rising up beach touring nothing you thinking that. Islam how he dismem course tour. Right. So I wasn't surprised by that, but But they did. सही है, लासिन उन्होंने ऐसा फो किया। उदाहरण के लिए उन्होंने ओमान के दुकम बंदरगाह पर हमला किया, जो पूरी तरह से ओमानी बंदरगाह है, लेकिन वहाँ तेल भंडारण की सुविधा है जिसका उपयोग अमेरिकी नौसेना करती है, और ये अमेरिकी नौसेना का एक लंगर स्थल भी है। तो ओमान, जो इन दिखावटी वार्ताओं में एक अनिवार्य फोर्ड तटस्थ मध्यस्थ रहा है, मुझे लगता है कि ओमान इस तरह 2 बार इस्तेमाल किए जाने से स्तब्ध है। लेकिन विदेश मंत्री बदर अल बुसैदी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि ईरानियों द्वारा वार्ताओं में वास्तविक प्रगति हो रही थी। वे तथाकथित JCPOA या संयुक्त व्यापक कार्य योजना से कहीं आगे बढ़ चुके थे। उन्होंने पर्याप्त रूप से संवर्धित सामग्री के किसी भी भंडारण को छोड़ने पर सहमति जताई थी, और वे निम्न स्तर के संवर्धन पर वास जाने के लिए बफोर्ड। और हमने स्टीव विटकॉफ के बारे में सुना है, जो जाहिर है बिल्कुल कुछ नहीं जानते। वह एक रियल एस्टेट के जोड़ तोड़ करने वाले हैं, डोनाल्ड ट्रंप के करीबी। उन्हें परमाणु हथियारों, ईरान, अरब देशों या किसी और चीज के बारे में कुछ भी पता नहीं है, और नहीं जैरेड कुशनर को, जिनके पास, जहां तक मुझे पता है, परमाणु भौतिकी में PhD नहीं है। नहीं, ये लोग कहते हैं, खैर, ये तो अंतर्निहित अधिकार है, विटकॉफ कहते हैं। ये राष्ट्रपति ट्रंप का अंतर्निहित अधिकार है कि वे इस बात पर जोर दें कि उनके पास कोई संवर्धन न हो,
लेकिन ईरान का भी अप्रसार संधि के अनुच्छेद 16 के तहत संवर्धन का अंतर्निहित अधिकार है। तो एक बार फिर संयुक्त राज्य अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय कानून की अवमानना कर रहा है और ऐसे दावे कर रहा है जिनका कानून या व्यवहार में कोई आधार नहीं है। मेरा मानना है कि ट्रंप प्रशासन ने विदेशों में खुद को पूरी तरह से बदनाम कर लिया है, सिर्फ इजराइल के साथ इस बिना उकसावे वाले हमले से ही नहीं, बल्कि उस तरीके से भी जिसमें आप मिनाब के एक लड़कियों के स्कूल में 5 लोगों को देखते हैं। आमतौर पर कोई माफी की उम्मीद करता, ये निशाना साधने में गलती थी, हमें वास्तव में खेद है, लेकिन नहीं, कुछ नहीं। डूबना एक ईरानी क्रूजर का था, जिसे भारत के तट से दूर एक मूलतः कूटनीतिक रूप से आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भाग लेते समय एक पनडुब्बी ने निशाना बनाया। आप जानते हैं, ये कुछ वैसा ही है जैसे प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी द्वारा लुसिटानिया को डुबोना। इससे संयुक्त राज्य अमेरिका की साख को ठेस पहुंचती है। और रक्षा सचिव जो खुद को युद्ध सचिव कहते हैं, हेगसेट के बयान आसानी से एडोल्फ हिटलर द्वारा दिए गए लग सकते थे। वे पूरी तरह निर्दयी है। वह तथाकथित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को खारिज करता है। वह कहता है तथाकथित अंतर्राष्ट्रीय कानून। उसने कहा कि किसी भी तरह के युद्ध नियम नहीं होने चाहिए, कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। उद्देश्य, जैसे आप जानते हैं, ईरानी शक्ति को नष्ट करना, हत्या करना और मिटा देना है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो काफी बुरा है ही, लेकिन घरेलू स्तर पर हमारे पास ऐसी स्थिति है जहां इजराइल की दंड मुक्ति पूरी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका के समर्थन पर निर्भर है, और वह समर्थन तेजी से कमजोर हो रहा है। अमेरिकी जनता इस युद्ध के पीछे नहीं है, यहां तक कि कुछ रिपब्लिकन, जो आमतौर पर लेनिनवादी पार्टी के सदस्यों की तरह महान नेता के निर्णयों के साथ कदम मिलाते हैं, भी इसकी निंदा कर रहे हैं। मैगा के भीतर एक विभाजन है। एक और वे लोग हैं जो संयम का समर्थन करते हैं, जैसे टकर कार्लसन और मर्जोरी टेलर ग्रीन, जो इस दृष्टिकोण के सबसे प्रमुख प्रवक्ता हैं, और दूसरी ओर लिंडसे ग्राहम जैसे युद्ध समर्थक हैं। युद्ध जारी रखने, मैगा के लिए और राष्ट्रपति ट्रंप के लिए समर्थन का आधार इस वजह से तेजी से कमजोर हो रहा है। मेरा मानना है कि अगला क्यूबा है वाला बयान इस वास्तविकता को संभालने का एक प्रयास है। Jeder vernünftige sagt, geometrisch für Israel oder Iran, kindreich für Optics. Iran, preparing he the boomkist off be solward. For Iran, of course, Iran is being battered. I guess I should say one. और मुझे लगता है कि मुझे एक आखिरी बात कहनी चाहिए, और वह यह है कि इसकी तैयारी, जो कि एक शासन परिवर्तन अभियान है, बहुत पहले से की गई थी। आप जानते हैं, कुछ दिनों में डोनाल्ड ट्रंप इसे स्वीकार करते हैं, कभी कभी नहीं करते। मार्को रूबियो हमेशा इस पर जोर देते नजर आते हैं, सिवाय तब जब उन्हें कुछ और कहा जाता है कि यह वास्तव में एक शासन परिवर्तन अभियान है। इसके लिए आधार बहुत सावधानी से तैयार किया गया था। वित्त मंत्री स्टीवन म्नुचिन ने ईरानी मुद्रा को नीचे गिरा दिया। उनका कहना है कि उन्होंने ऐसा जानबूझकर किया। वह इसका श्रेय भी लेते हैं ताकि ईरानियों को इतना परेशान किया जा सके कि वे सड़कों पर उतरकर विरोध करें, और उन्होंने ऐसा किया भी। उस समय प्रभाव के एजेंट, जिन्हें स्टारलिंक रिसीवर दिए गए थे, लगभग 5000 जो ईरान में घुसपैठ कर चुके थे, सक्रिय हो गए ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि शांतिपूर्ण विरोध हिंसक हो जाएं और सरकार की ओर से हिंसा को उकसाएं, जो वास्तव में हुआ। ईरान का कहना है कि 3076 लोग, जिनमें पुलिस के सदस्य, बसीज, स्वयंसेवी मिलिशिया और आम जनता के सदस्य शामिल थे, मारे गए। पश्चिम ने इन आंकड़ों को बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश किया है। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं है। मुझे नहीं लगता कि हमें ईरानी सरकार से सच बोलने की उम्मीद करनी चाहिए जितनी कि पश्चिमी सरकारें बोलती हैं। तो यही इसका औचित्य बताया गया। This was one of the justifications
the one that initially डोनाल्ड ट्रंप की ओर से शुरू में जो एक वजह बताई गई थी वह यह थी कि ईरान में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, हमें इसे रोकना होगा और हम तुम्हारी मदद के लिए आ रहे हैं, जो कि बकवास है क्योंकि किसी पर बमबारी करके और उसे और भी ज़्यादा दुखी बनाकर उसकी मदद करना कोई अच्छा समाधान नहीं है। अब आखिरी बात यह है कि जब ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद किया तो उसने खाड़ी के सभी उत्पादक देशों की तेल और गैस से होने वाली आमदनी को काट दिया। कुछ देश जैसे सऊदी अरब वित्तीय आपात स्थिति के बहुत करीब हैं। अन्य जैसे कुवैत मूल रूप से उन निवेशों से मिलने वाले ब्याज पर निर्भर हैं जो उन्होंने पहले तेल और गैस से हुए मुनाफे से किए थे। बहरीन सऊदी अरब पर निर्भर है। Bahrain is dependent on Saudi Arabia. Qatar is the third largest gas producer in the कतर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गैस उत्पादक देश है। जैसा कि मैंने बताया, उसे गैस उत्पादन रोकना पड़ा है। संयुक्त अरब अमीरात भी होर्मुज जलडमरूमध्य में फंसा हुआ है। ओमान नहीं है, लेकिन ओमान तेल और गैस का बहुत छोटा उत्पादक है, इसलिए इन देशों की आमदनी पूरी तरह रुक गई है। ईरान ने भी अपनी आमदनी रोक दी है और स्पष्ट रूप से उसने ये गणना की है कि वह ऐसा कुछ समय तक कर सकता है। मैंने इस बात पर कोई अध्ययन नहीं देखा है कि यह कितने समय तक चल सकता है, लेकिन मुझे यकीन है कि ईरानियों ने इस रणनीति की तैयारी में ऐसे अध्ययन किए होंगे। तो हम खाड़ी के देशों की सरकारों पर भारी दबाव देख रहे हैं, सिर्फ आर्थिक नहीं, क्योंकि निश्चित रूप से उनकी आबादी Filispinis or Sri Lankans, Filipinos, and so forth. We're looking at native population. हम उन स्थानीय आबादियों को देख रहे हैं जिन्हें जामे हुए नरसंहार के कारण लगभग पूरी तरह से इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ कर दिया गया है। इसलिए भेदभाव में ये सरकारें पहले से ही संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल से खुद को अलग करने के लिए राजनीतिक दबाव में है। अब उन पर वित्तीय दबाव, राजस्व का दबाव भी है और वे अपने साहस के लिए प्रसिद्ध नहीं हैं। तो देखना होगा कि वे क्या निर्णय लेते हैं। यह उनका निर्णय है। अगर मैं सही तो उन्होंने एक निर्णय लिया है और उसे ईरान को सूचित किया है, लेकिन मैं इस बारे में गलत भी हो सकता हूँ। क्षेत्र के बाहर हमें अगले फसल चक्र में फसलों में कमी, पेट्रोकेमिकल्स और उर्वरक की आपूर्ति में कमी और तेल की कीमतों में वृद्धि का सामना करना पड़ेगा। तेल की कीमत अब लगभग $94 प्रति बैरल है और बढ़ रही है। मुझे लगता है कि ये $150 या उससे अधिक तक पहुंचने वाला है। इसका मतलब है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में, जहां उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने और मतदाताओं को शांत रखने के लिए गैसोलीन की कीमतें कम रखने की नीति है, हम गैसोलीन की कीमत को दोगुना होते देखेंगे। हाँ, कम से कम पंप पर तो ऐसा ही होगा। तो देश के अधिकांश हिस्सों में हमें $4 या $5 प्रति गैलन की कीमतें दिखेंगी और कैलिफोर्निया में शायद $7, $8 या यहाँ तक कि $9 तक भी पहुँच सकती हैं। और जैसे जैसे हम मध्यावधि चुनावों की ओर बढ़ेंगे, यह मानते हुए कि डोनाल्ड ट्रंप उन्हें रोक नहीं पाएंगे जैसा कि वे चाहेंगे, मतदाता इस बारे में अच्छे मूड में नहीं होंगे। इसलिए यह मागा और रिपब्लिकन पार्टी के बड़े हिस्से के लिए पतन का कारण बन सकता है अगर मतदाता अपना बदला लेते हैं। तो ये एक भूकंप जैसा होगा और रिक्टर पैमाने पर बहुत ऊंचा दर्जा पाएगा। शायद ये पहला अमेरिकी युद्ध है जो शुरू से ही अलोकप्रिय रहा है। मुझे याद दिलाओ, क्या ऐसा कोई और हुआ है? मेरा मानना है कि यह पहला युद्ध है जिसमें हमने अपने बुनियादी ढांचे और उपस्थिति को इस स्तर का नुकसान झेला है। दूसरे शब्दों में, हम आमतौर पर इससे अछूते रहे हैं। हम युद्ध प्रॉक्सी के माध्यम से करते हैं और मैं यहाँ प्रॉक्सी के प्रभाव का भी जिक्र करना चाहता हूँ, क्योंकि यह भी काफी महत्वपूर्ण है। अगर संयुक्त राज्य अमेरिका इजराइल और अपने लिए आपूर्ति को फिर से भरने पर ध्यान केंद्रित करता है, तो वह यूरोपियों को वे आपूर्तियां उपलब्ध नहीं करा पाएगा जिन्हें यूक्रेन को भेजा जा सके। तो यूक्रेन को अभी एक रणनीतिक झटका लगा है जो शायद घातक साबित हो सकता है।
देखो जॉर्ज, ये सब इस बात को दर्शाता है कि किसी युद्ध की शुरुआत करने से पहले स्पष्ट और व्यावहारिक उद्देश्यों को तय करना चाहिए। आपको उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधन समर्पित करने चाहिए। आपको उन्हें इस तरह से हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए जिससे आपकी प्रतिष्ठा को स्थायी नुकसान न पहुंचे, और आपके पास युद्ध समाप्त करने की एक योजना होनी चाहिए। हमारे पास इस युद्ध को समाप्त करने की कोई योजना नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि हम ऐसा करने में सक्षम हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, ईरान पूरी गंभीरता से खेल रहा है। वे इजराइल को लिए खतरे के रूप में नष्ट करना चाहते हैं। ईरान इजराइल के लिए एक संभावित खतरा हो सकता था, लेकिन इजराइल ईरान के लिए एक वास्तविक खतरा है, और ईरान को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अमेरिकी और अन्य पश्चिमी ठिकानों से होने वाले हमलों का जवाब देने का पूरा अधिकार है। और इस संदर्भ में मैं बस इतना कहूंगा कि यूरोपियों का प्रदर्शन आश्चर्यजनक रूप से अयोग्य, अविचारित और यूरोप की प्रतिष्ठा के लिए घातक रहा है। जकारिया स्टैमरो जैसे लोग कहते हैं, हम इस युद्ध का समर्थन डिएगो गार्सिया, साइप्रस या ब्रिटेन के RAF ठिकानों से नहीं करेंगे, और फिर तुरंत कहते हैं नहीं, हमें खाड़ी के अरब देशों को ईरान के बिना उकसावे वाले हमले से बचाना होगा। मेरा मतलब है, अर्वेल ये देखकर अपनी कब्र में करवट ले लेते। और अन्य बयान मैक्रोन कहते हैं, खैर, इससे ईरान को यह समझना चाहिए कि उसे ईमानदारी से बातचीत करनी चाहिए, लेकिन उसने तो ईमानदारी से बातचीत की थी और संयुक्त राज्य अमेरिका ने नहीं की। तो मैं फिर से सोवियत उदाहरण पर लौटता हूं, यहां तक कि यूरोपियों ने भी ऐसा नहीं किया। Even the Europeans didn't. There was a बिल्कुल, E3 Chupavic Blanad. Yeah. हाँ, बिल्कुल। लेकिन मुझे नहीं पता कि वे वार्सो संधि के सदस्यों से किस मायने में अलग है। सोवियत संघ के दौर में जब भी सोवियत संघ का रुख बदलता था, एक दिन हिटलर सबसे बड़ा राक्षस होता था, और फिर मोलोटोव रिबेंट्रॉप संधि के बाद नहीं, हमें नाजी जर्मनी के साथ सोवियत संधि का समर्थन करना चाहिए, और जानते हो, ये सब सही है। फिर हम शीत युद्ध में पहुंचते हैं, और जब भी सोवियत संघ दिशा बदलता है, कोई मूर्खतापूर्ण काम करता है जैसे अफगानिस्तान पर आक्रमण, तो वार्सो संधि के सभी देश वही करते हैं जो अमेरिकी कांग्रेस और यूरोपीय करते हैं, यानी खड़े होकर तालियां बजाते हैं। क्या तुमने फिर से अपनी शक्ति खो दी है? No. Rahin 18, Tethethage. मुझे लगता है कि फिलहाल हमने इस विषय पर पर्याप्त चर्चा कर ली है। फिर से कहूं तो मुझे पता है कि इस युद्ध को शुरू हुए अभी 8 पूरे दिन भी नहीं हुए हैं, और बहुत कुछ अनिश्चित है। मैंने जो कुछ हो रहा है उस पर कई परिकल्पनाएं रखी हैं, लेकिन वे सिर्फ परिकल्पनाएं ही हैं, और हो सकता है कि बाद में पता चले कि मैं गलत था। हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे विश्वास है कि मेरे द्वारा बताई गई परिकल्पनाओं के सही होने के अच्छे कारण हैं, लेकिन समय बताएगा। Yezi Pais Reis than Gaim. आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। For your time. Achad, Munwad Zyotishmen, in Naswero Brout carry me, Bisley Banini. Huh. Yes. Hi, my name is Ayushman. नमस्ते, मेरा नाम आयुष्मान है। मैं और ज्योतिष्मान मिलकर इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। पिछले 2 वर्षों में हमने वामपंथी और प्रगतिशील विचारधारा के लिए सामग्री तैयार करने की कोशिश की है। अब तक हमने अर्थशास्त्रियों, इतिहासकारों, राजनीतिक विश्लेषकों और कार्यकर्ताओं का साक्षात्कार लिया है। अगर आपको हमारी सामग्री पसंद आई है और आप चाहते हैं कि हम वामपंथ के लिए एक अभिलेखागार तैयार करें, तो मेरे पास आपके लिए 2 अनुरोध हैं। कृपया इस उद्देश्य के लिए दान करने पर विचार करें। लिंक नीचे विवरण में दिया गया है। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो बुरा मत मानिए। आप हमेशा हमारे वीडियो को अपने साथियों के साथ लाइक और शेयर कर सकते हैं। अंत में सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। Comrades, finally, don't forget to hit the subscribe button.